हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस साइट इंस्पेक्टर एडमी सीकर। बच्चे मैं मुकेश कुमार। एक्चुअली बच्चे आज का हमारा जो कंसेप्ट रहेगा वो है सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट प्रैक्टिस क्लास थर्ड, जिसमें हम कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो बेटा देखना, मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं कि इससे पहले जो है ना हमने 2 क्लास आपको प्रोवाइड करवा दी है। प्रैक्टिस क्लास फर्स्ट है और प्रैक्टिस क्लास सेकंड जो है, ये दोनों क्लास मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है। अगर आज आप पहली बार मेरी क्लास देख रहे हैं तो सबसे पहले आप जो है इन दोनों क्लास को देख लीजिएगा, क्योंकि इन क्लास को देखने का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपको ये पता चलेगा कि सर किस प्रकार जो है हमें टेक्निक का यूज़ करना होता है, एलिमिनेशन प्रोसेस क्या होती है, एलिमिनेशन प्रोसेस के थ्रू हमें ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे करना होता है, या फिर कुछ बेसिक चीज़ें जो है ऑप्शन को कैसे फाइंड आउट करना होता है, बेसिक कंसेप्ट क्या है, हमारे पॉजिटिव व्यू क्या है, नेगेटिव व्यू क्या है, ये तमाम चीज़ें जो है आप वहाँ पर सीख पाएंगे। उसके बाद में आप प्रैक्टिस क्लास थर्ड पे आएंगे, ताकि यहाँ पर आने वाले जो क्वेश्चन हैं इनमें को बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कोई समस्या नहीं हो, इनको आप आसानी से समझ सकें। तो पहले जो है आप इन दोनों क्लास को अच्छे ढंग से देख लीजिएगा, ताकि आपकी जो है क्लास थर्ड में जो है बनाने में थोड़ा सा क्वेश्चन को बनाने में थोड़ी सी आसानी रहे। इसके बाद में जो है आज के चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो देखना कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ हम जो है मूव ऑन होते हैं। बेटा देखिएगा, एक एग्जाम्पल है जो एसएससी सीजीएल पीटी एग्जाम 2015 में आपसे पूछा गया है। बड़ा खूबसूरत सवाल आपको दिखा रखा है, बड़ा खूबसूरत प्रश्न है। अब देखना गाइज, करना क्या है कि जैसे इस क्वेश्चन को देखते ही जो ना आप घबरा जाएंगे कि यार इतना लेंथी क्वेश्चन है, हमसे नहीं बन पाएगा। लेकिन मैं एक बात आपको बता देता हूँ कि यदि ग्रामेटिकली कंसेप्ट आपके खूबसूरत होते हैं तो कुछ ट्रिक होती हैं इस प्रकार की, जिनके माध्यम से आप क्वेश्चन को आसानी से समझ सकते हैं। जैसे देखिएगा, इस क्वेश्चन को एक बार आप बना के देख लो खुद कि आप इसको बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं। एक बार आप बना के देखिएगा इस क्वेश्चन को, देखिएगा, देखना फटाफट इसका आंसर जो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। प्लीज मेंशन योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। देखना बेटा क्वेश्चन क्या है, द ब्लू व्हेल वाज थ्राइविंग इन ऑल ऑफ द वर्ल्ड्स ओशियन अंटिल द टर्न ऑफ सेंचुरी। यहाँ तक के पार्ट को क्या कर रखा है, वो बोल्ड कर रखा है, अंडरलाइन किया है एग्जामिनर ने। आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एट विच टाइम दे बिकेम हंटेड टू द पॉइंट ऑफ एक्सटेंशन। अब देखना गाइज, करना क्या होता है कि जो अंडरलाइन वाली प्रॉपर्टी जो है ना, इसको देखना है कि ये सही है कि नहीं है। दरअसल ये क्वेश्चन जो दिया गया ना वो सेंटेंस इंप्रूवमेंट का है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में क्या है कि आपको यहाँ पर सिस्टम पर क्या दिखा के 4 चॉइस दिखा के, चॉइस फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड और फोर्थ है। फोर्थ जो चॉइस है उसमें नो इंप्रूवमेंट दिखा रखा है। नो इंप्रूवमेंट का बेटा मतलब ये है कि अगर ये प्रॉपर्टी सही है तो अपना आंसर आप दीजिएगा नो इंप्रूवमेंट, और यदि ये प्रॉपर्टी सही नहीं है तो इन चॉइस में से कौन सा ऑप्शन यहाँ फिट होगा वो आपको बताना होता है। तो सबसे पहले तो देखना कि जो गिवन प्रॉपर्टी है ना, ये सही है या नहीं है, करेक्ट है या नहीं है, या वैलिड है या नहीं है। तो देखते हैं गाइस, देखना मेरे ख्याल से देखना इस वाले एग्जाम्पल में देखना यहाँ पर बंदा किसका यूज कर रहा है, दे का यूज कर रहा है। नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूंगा इसकी दे जो है वो एक प्रकार का प्रोनाउन होता है, जो किसके लिए आता है, नाउन के लिए। ग्रामेटिकली कंसेप्ट आपके अच्छे होते तो आप इस बात को आप जानते होंगे कि नाउन के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल देखना, एक प्रॉपर्टी मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा। से मान लीजिएगा मेरे एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया, क्वेश्चन क्या है देखिएगा। जैसे मान लो एग्जाम्पल था, कह रहा है इंडिया एंड पाक आर डेवलपिंग कंट्री। मान लो ये कोई सेंटेंस था। अब देखना यहाँ पर एक नाउन दिखा रखी है इंडिया एंड पाक। ये दोनों कौन सी नाउन है, अपने आप में प्लूरल नाउन है। कौन सी नाउन है गाइज, अपने आप में ये प्लूरल नाउन है। माफी चाहता हूं, अपने आप में कौन सी नाउन है, प्लूरल नाउन ये होते हैं। जिसके लिए वो किसका यूज कर रहा है, आर का यूज कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आगे देखिएगा, अगर मैं सेंटेंस को थोड़ा आगे और बढ़ाता हूं, मैंने कहा दे आर का यदि मैं यूज करता हूं तो यहाँ दे जो आया है, जो प्रोनाउन है, ये किसके लिए आया है, इस वाले नाउन के लिए। अब नाउन के लिए हमें दे का यूज करना है, लेकिन नाउन के लिए हमें किसका यूज करना है, प्रोनाउन का। तो इस वाले एग्जांपल में भी देखना गाइस, यहाँ दे का यूज हुआ है, वो किसके लिए हो रहा है, तो आप कहेंगे सर द ब्लू व्हेल के लिए हो रहा है। इसका मतलब देखना, यहाँ दे प्लूरल नाउन के लिए आया है, इसका मतलब ये वाला दे भी किसके लिए, प्लूरल नाउन के लिए। जबकि ब्लू व्हेल तो कौन सी नाउन दिखा रखी है, सिंगुलर नाउन दिखा रखी है। इसका मतलब जो दी गई प्रॉपर्टी है,
है, जो गिवन प्रॉपर्टी है वो इनकरेक्ट है। अगर ये इनकरेक्ट है, वैलिड नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है मैं इसको एलिमिनेट कर सकता हूँ ना आराम से। अब बिल्कुल आसान चीज़ों को आसान भाषा में जो है, आसान शब्दों में चीज़ों को समझिएगा, आप आराम से इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में 3 चॉइस आपके सामने हो रहा है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इनमें देखना है कि इंप्रूवमेंट में कौन सा चॉइस है, कौन सी चॉइस फिट होगी या कौन सा इंप्रूवमेंट इसमें से आएगा। पहला इंप्रूवमेंट देखना। अब करना क्या है गाइस कि हमें सबसे पहले तो ब्लू व्हेल को प्लूरल बनाना है, मतलब ब्लू व्हेल्स होगा और सब्जेक्ट यदि प्लूरल बनेगा तो आने वाली वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी, तो वर्ब का यूज होना जरूरी है। अब पहला ऑप्शन देखना, यहाँ ब्लू व्हेल क्या दिखा रखा है, सिंगुलर, जबकि हमें आवश्यकता किसकी है, प्लूरल की। ऐसे में ऑप्शन ए जो है वो इनकरेक्ट है। जब ये इनकरेक्ट है तो आप आराम से इसको क्या कर दो बेटा, एलिमिनेट कर दो। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। आगे देखिए ऑप्शन बी जो दिखा रखा है उसमें कह रहा है ब्लू व्हेल्स का यूज करा है, यानी कि इसको दिखा दिया प्लूरल, और हमें कौन सी फॉर्म में चाहिए, प्लूरल, जिसके लिए वर्ब जो है वो क्या अपने आप में वैलिड है। आगे वाली प्रॉपर्टी भी जो अपने आप में क्या दिखा रखी है, वैलिड दिखा रखी है। नहीं, ऑप्शन बी को मैं एलिमिनेट नहीं कर सकता, मैं चाहकर भी जो ऑप्शन बी को एलिमिनेट नहीं कर पा रहा हूँ। रीजन क्योंकि ग्रामेटिकली कंसेप्ट इसके सारे ही जो है वो सही है। उसके बाद देखना ऑप्शन सी जो है एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी, देखना एट द टर्न ऑफ, इस वाली प्रॉपर्टी को जो है मैं यहाँ पर जो है इंप्रूवमेंट में नहीं रख सकता। ऐसे में ऑप्शन सी जो है वो भी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो बेटा द करेक्ट आंसर इज व्हाट, तो आपने कहा बी, ने बी फॉर बॉल जो है वो आपका सही आंसर माना जाएगा। तो ऐसे में जो है ब्लू व्हेल प्लूरल भी बन जाएगा, वर्ब भी आ जाएगा। आगे वाली प्रॉपर्टी जो अपने आप में जो सेटिस्फाई जाएगी, इसका मतलब प्रोनाउन दे जो है वो भी अपने आप में क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। तो बी फॉर बॉल जो आपका आंसर रहेगा। तो बेटा यदि ग्रामेटिकली कंसेप्ट आपके अच्छे होते हैं तो बिल्कुल सिंपल शब्दों में आप इन चीज़ों को बना सकते हैं। ज़्यादा घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है, नर्वस होने की कहीं भी जो आपको आवश्यकता नहीं है। सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव ऑन होते हैं। लेट्स सी, बना के देख लो एक बार, आराम से बनाना क्वेश्चन को। नहीं, इस क्वेश्चन को दिमाग से बनाना है बेटा, दिल से नहीं, आराम से क्वेश्चन को बनाना आप बना पाएंगे। यानी CGL-PT एग्जाम 2015 में इस क्वेश्चन को पूछा गया। बड़ा खूबसूरत सवाल है, देखना क्या है क्वेश्चन। क्या कह रहा है, जॉन डिसाइडेड टू गो टू एडवोकेट जनरल टू क्लियर हिज नेम ऑफ द एक्यूजेशन। अब देखना बेटा बात क्या हो रही है इस क्वेश्चन में, ये जो एग्जाम्पल दिया गया है ना, ये है वोकैब बेस्ड क्वेश्चन दिखा रखा है, वोकैबुलरी का क्वेश्चन है। एक फ्रेजल वर्ब यहाँ पर दिखा रखी है, क्लियर टू हिज नेम। देखना यहाँ पर एक प्रॉपर्टी दिखा रखी है, क्लियर हिज नेम, ये फ्रेज वर्ब है। क्लियर हिज नेम का मीनिंग क्या है, पहले तो आप ये देखिएगा। क्लियर हिज नेम, इसका मीन जो बंदा है वो लेना क्या चाह रहा है, से मैं सेंटेंस में कहूंगा प्रूव समवन और वन सेल्फ इनोसेंट, यानी किसी व्यक्ति को या अपने आप को जो क्या करना होता है, इनोसेंट बनाना होता है, इनोसेंट साबित या प्रूव करना होता है। यानी कि अगर आप प्रूव समवन, किसी व्यक्ति को जो है या खुद को, जो वन सेल्फ जो है खुद को है क्या करना होता है, इनोसेंट प्रूव करना होता है। तो ऐसे में देखना आपने कहा एडवोकेट टू जनरल टू क्लियर हिज नेम, यानी कि ये वाली प्रॉपर्टी जो है इस सारे सेंटेंस को क्वालिफाई कर पा रही है, कोई दिक्कत ही नहीं, मीनिंग में सेट हो पा रही है, फिट हो पा रही है। आगे क्या कह रहा है कि ऑप्शन में यदि कोई ऑप्शन आने वाला इंप्रूवमेंट में तो देख लीजिएगा। पहले देखा नो इंप्रूवमेंट जो ऑप्शन है इसको हम एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं। रीजन क्योंकि ये जो दिखा रही है फ्रेज, ये अपने आप में क्या हो रही है, फिट हो रही है। तो ऐसे में नो इंप्रूवमेंट जो हम इसको एलिमिनेट नहीं कर पा रहा हूँ। इन चॉइस में से जो है कोई ऑप्शन फिट होता है तो देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट देखिएगा या चॉइस फर्स्ट देखना, टू क्लीन हिज नेम। क्लीन क्या मतलब क्लियर करना है, आपने कहा क्लीन जो है यहाँ पर सही फ्रेज नहीं है, ऐसे में ऑप्शन ए आराम से एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद बेटा देखना सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, टू क्लियर्ड। देखना ये तो ऑप्शन ही गलत है, टू के बाद में क्लियर्ड का यूज नहीं होगा, टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है, तो ये तो ऑप्शन ही जो है ना वैलिड नहीं है। तो ऐसे में ऑप्शन बी जो है वो भी आराम से क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। सी देख लो, सी भी आराम से एलिमिनेट हो जाएगा। कह रहा है टू वॉश इज नेम, तो टू वॉश टू के बाद में वन तो है, लेकिन वॉश जो है या कि फ्रेज जो है अपने आप में सही नहीं है, तो ऐसे में ऑप्शन डी भी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, तो आपने कहा डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर, यानी डी फॉर डॉग जो आपका सही आंसर माना जाएगा। इज एवरीथिंग ओके बेटा। आगे वाले क्वेश्चन की ओर मूव होते देखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखना, आराम से क्वेश्चन को बनाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है, बन जाएगा आराम से। बना के देखो एक बार आप इस क्वेश्चन को, समझ के देखो। क्वेश्चन देखना, SBI PO एग्जाम 2016 में आपसे पूछा गया।
यानी कि अलग अलग एग्जामिनेशन की हम बात करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन जो है हम आपके सामने लेकर आए हैं, बहुत सारे एग्जांपल जो है हमारे पास में है जो हम डिस्कस करेंगे। जैसे CGL है, CPSI है, MTS है, स्टेनोग्राफर है, SBI PO है, IPS PO है, बहुत सारे डिफरेंट एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चन को जो है हम उनका सोल्यूशन देखेंगे। तो एक बार देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना बेटा क्या है, बिकॉज हिज वर्क एज ए पेंटर requires that he use product containing strong chemicals, he has developed skin allergy। 5 ऑप्शन जो है या 5 चॉइस आपके स्क्रीन पर दिखा रखी हैं जिनमें से आपको ऑप्शन फिट करना होता है। पहली बात तो देखना कि जो अंडरलाइन की प्रॉपर्टी है, बोल्ड की जो प्रॉपर्टी है ना वो सही है या नहीं है। पहले तो आप इसको देखो कि इंप्रूवमेंट आपको करना है या नहीं करना है। रिक्वायर्स दैट ही यूज, देखना बेटा गौर से देखना, या ही जो है वो मेरा कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब ही मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और साथ में क्या लगाना होगा, एस या ईएस लगाना होगा। यानी कि यहाँ यूज के साथ में आपको एस या ईएस नजर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो ऐसे में प्रॉपर्टी क्या होगी, गलत हो गई ना। आपने कहा ये वैलिड ही नहीं है। जब वैलिड नहीं है इसका मतलब हमें रिक्वायरमेंट किसकी है, इंप्रूवमेंट की है, तो ऐसे में ऑप्शन ए जो है उसको एलिमिनेट कर दो बेटा आराम से। अब हमारे पास में 4 ऑप्शन है, 4 चॉइस और हैं जिनमें हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो फिट हो सकता है। चलो देखते हैं। पहला ऑप्शन देखना कह रहा रिक्वायर्ड टू यूजिंग। देखना बेटा 2 चीजें हैं। पहली बात तो देखना, ये देखना यहाँ किसका यूज कर रहा है, वो टू का, और टू के बाद में जो है आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं होता। आप सब जानते हैं टू के बाद में हमेशा किसका यूज होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। ऐसे में ऑप्शन फर्स्ट को जो है आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं, कोई समस्या ही नहीं होगी। उसके बाद में ऑप्शन बी देखना बेटा, आराम से देखो, बना के देख लो आप। रिक्वायर्स दैट ही शुड यूज, रिक्वायर्स दैट ही शुड यूज, नहीं ऑप्शन बिल्कुल सही है, ग्रामेटिकली कंसेप्ट इसके सही है। रिक्वायर्स दिखा रखा है, दैट के बाद में शुड प्लस वी1 का यूज भी वो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शुड यूज का मतलब क्या हो गया भाई, शुड हमें कहाँ यूज करना होता है? शुड का यूज सजेशन के लिए हम करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? सजेशन के लिए, यानी कोई राय या कोई सलाह हमें देनी होती है तो हम शुड का यूज करते हैं। जबकि सेंटेंस का ऐसा कोई मीनिंग नहीं है, उसने रिक्वायर्स की है, इसका मतलब शुड यूज जो है यहाँ सेंटेंस में मीनिंग में फिट नहीं होगा। अगले सेंटेंस की मीनिंग में फिट नहीं है तो मैं आराम से इसको क्या कर सकता हूँ, एलिमिनेट कर सकता हूँ बेटा। उसके बाद में देखना बेटा ऑप्शन 3 देखना, बना के देख लो क्या कह रहा है। रिक्वायर्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट की प्रॉपर्टी है, दैट के बाद में कह रहा है ही यूजेज। अब देखना ऑप्शन सी जो है ना, ग्रामेटिकली कंसेप्ट के अनुसार देखता हूं तो एक दिन मैंने आपको ये बताया था, जैसे मैं यहाँ बात करता हूँ रिक्वायर्ड की। रिक्वायर्ड जो है वो प्रॉपर्टी किसकी है, पास्ट की। इसका मतलब सेंटेंस यदि यहाँ पास्ट से स्टार्ट होगा तो आगे आने वाली वर्ब भी किसकी होगी, पास्ट की। तो फिर इसको तो किस में होना चाहिए, पास्ट में, जबकि ये प्रेजेंट में है तो गलत हो जाएगा ना ऑप्शन। ऐसे में सी ऑप्शन भी आप क्या कह देंगे कि सर इनकरेक्ट है, आप इसको भी आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो बेटा द करेक्ट आंसर इज व्हाट, तो आपने कहा डी फॉर डॉग जो है वो आपका सही आंसर है, डी इज द करेक्ट आंसर। क्यों देखना, रीजन देखना, रिक्वायर्स का यूज भी करा है, यानी ये प्रॉपर्टी प्रेजेंट की है और ये प्रॉपर्टी भी किसकी है, प्रेजेंट की, और साथ में क्या लगा रखा है, एस या ईएस भी लगा रखा है। और किसी ऑप्शन में इस प्रकार की प्रॉपर्टी हमने दे रखी थी, इसका मतलब ऑप्शन डी जो है, डी फॉर डॉग जो है आपका वैलिड आंसर माना जाएगा। आगे वाले क्वेश्चन को देखना गाइस, समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन होते हैं। मेरा बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएस पीओ 2016 की एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया। बड़ा ही खूबसूरत सवाल आपके सिस्टम पर दिखा रखा है, आराम से इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। देखना ग्रामेटिकल कंसेप्ट इसके बारे में क्या कहता है, एक बार क्वेश्चन को पढ़कर देखते देखिएगा। वी हैव ऑलरेडी आइडेंटिफाइड एरियाज वेयर लैंडस्लाइड्स आर पॉसिबल एंड स्टार्ट इवैक्यूएशन ऑफ रेजिडेंट्स टू सेफ लोकेशंस। अब क्या कह रहा है कि इंप्रूवमेंट आपको यहाँ करना है। सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट होगा या नहीं होगा, जो प्रॉपर्टी हमें दिखा रखी है वो सही है या गलत है। तो बेटा देखना एक बेसिक सा कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा यहाँ पर बंदा किसका यूज कर रहा है, एंड का यूज कर रहा है। आप सब जानते हैं एंड की प्रॉपर्टी, मैंने एक दिन आपको बताया भी था कि एंड से पहले जो प्रॉपर्टी होती है वही प्रॉपर्टी एंड के बाद में होनी चाहिए। कब, जब सेंटेंस में पैरेललिज्म की प्रॉपर्टी बनती है।
पैरेललिज्म की यदि प्रॉपर्टी बनती है तो एंड से पहले जो प्रॉपर्टी होगी वो प्रॉपर्टी एंड के बाद में, नहीं एंड से पहले फर्स्ट फॉर्म होगी तो एंड के बाद में भी कौन सी फॉर्म होगी, फर्स्ट फॉर्म होगी। एंड से पहले यदि सेकंड फॉर्म होगी तो इधर भी कौन सी फॉर्म होगी, सेकंड फॉर्म। यदि बेटा इधर एडजेक्टिव का यूज होता है तो एंड के बाद भी किसका यूज होगा, एडजेक्टिव का यूज होगा। इससे पहले यदि सब्जेक्ट आपको दिखा रखा है तो एंड के बाद में भी क्या होगा, कोई सब्जेक्ट होगा, ये एंड कहता है। अब देखना इस बात को समझना, यहाँ पर एंड का यूज कर रहा है और एंड से पहले दिखा रखा है आर पॉसिबल। देखना बेटा यू समझ रहा कि यहाँ पर बंदा यूज किसका कर रहा है, आर पॉसिबल का यूज कर रहा है। किसका यूज कर रहा है, आर पॉसिबल। उसके बाद में दिया आपको एंड, यानी कि एंड से पहले वाली प्रॉपर्टी आपको दिखा रखी है पॉसिबल है एडजेक्टिव। क्या है बेटा, एडजेक्टिव। इसका मतलब 100% क्लियर हो गया है कि एंड के बाद में हमें किसकी आवश्यकता है बेटा, एडजेक्टिव की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है, एडजेक्टिव की। यानी कि मुझे देखना यह है कि स्टार्ट यहाँ पर एडजेक्टिव सेंस में यूज हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ एग्जांपल में स्टार्ट एडजेक्टिव फॉर्म में यूज नहीं हो रहा है, एक वर्ब के सेंस में आपको दिखा रखा है। तो ऐसे में जो है आप इसको आराम से जो है इसकी जगह पर क्या कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। आपको रिक्वायरमेंट है इस चीज की। ऐसे में ऑप्शन ए जो है वो तो हो गया एलिमिनेट हो गया, क्योंकि ये एडजेक्टिव सेंस में काम नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इससे पहले क्या दिखा रखा है, एडजेक्टिव दे रहा है। तो इसके बाद में हमें आवश्यकता किसकी थी, एडजेक्टिव की। तो हमें इसको एडजेक्टिव सेंस में देखना है। अब हमारे सामने ना 4 ऑप्शन और है, 4 चॉइस और हैं। कह रहा है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इनमें से कौन सा ऑप्शन बेटर रहेगा। पहले ऑप्शन में लिखना, कह रहा स्टार्टिंग का यूज करा। स्टार्ट में आईएनजी आने का मतलब ही किसके सेंस में काम करेगा, नाउन के सेंस में काम करेगा, जबकि हमें रिक्वायरमेंट किसकी है, एडजेक्टिव की। ऐसे में ऑप्शन ए जो है वो एलिमिनेट हो गया मेरे बेटे। उसके बाद में लिखना बेटा, कह रहा स्टार्टेड इविकेशन का यूज करा। स्टार्टेड इविकेशन देखना, इस ऑप्शन को हम बाद में देखते हैं, एक बार छोड़ेगा, हमारे समझ में नहीं आ रही प्रॉपर्टी क्या है। लेकिन सी ऑप्शन में देखना, कह रहा हैव स्टार्टेड, यानी कि स्टार्टेड से पहले वो किसका यूज करा, हैव का। स्टार्टेड से पहले हैव आती है, क्या बन गई, वर्ब बन गई। हमें रिक्वायरमेंट किसकी थी, एडजेक्टिव की थी। ऐसे में ऑप्शन सी एलिमिनेट हुआ कि नहीं हुआ ना। उसके बाद में गाइस देखना, ऑप्शन डी में दिखा रखा है स्टार्ट दिखा रखा है, साथ में क्या लगा रखा है, SEIS का यूज कर रहा है, वर्ब बना दिया। इसका मतलब ऑप्शन डी भी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, तो आपने कहा बी फॉर बॉल जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अब गाइस देखना कंफ्यूजन की बात क्या है इसमें, कि सर स्टार्ट में क्या लगा रखा है, ईडी लगा रखा है, ईडी फॉर्म। तो लगभग स्टूडेंट तो क्या सोचते हैं कि यार ईडी आने का मतलब क्या हो गया, ये वर्ब है। नहीं बेटा, ईडी आने का मतलब यहाँ ये वर्ब के सेंस में काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि देखिएगा इविकेशन जो है ना यहाँ पर एक नाउन है, और नाउन को जो मॉडिफाई करता है ना वो कौन है, एडजेक्टिव है। तो स्टार्टेड यहाँ एडजेक्टिव सेंस में यूज हुआ है, वर्ब के सेंस में यूज नहीं हुआ है। तो ऐसे में स्टार्टेड जो है इसका वैलिड आंसर माना जाएगा। सो गाइस दैट करेक्ट आंसर इज व्हाट, तो आपने कहा बी फॉर बॉल जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। उसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं गाइस। लेट्स सी, बना पाएंगे आराम से क्वेश्चन को। यानी कि एसएससी सीपीओ ऐसा ही एग्जाम 2015 में इसको पूछा गया। 2015 का क्वेश्चन है एसएससी का, बेसिक सा सवाल है, आप आराम से इस क्वेश्चन को बना पाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिएगा, कह रहा आई वॉज एंग्री एट माई सेल्फ फॉर मेकिंग सच ए बिग मिस्टेक। यहाँ पर किसका यूज करा है, एट का, यानी प्रीपोजिशन का क्वेश्चन आपको दिखा रखा है। कह रहा है कि ये सही है या गलत है, आपको इसकी जगह इंप्रूवमेंट करना है। तो मैं प्रीपोजिशन के बारे में आपको बता देता हूँ। देखना यहाँ पर एक वर्ड लिया गया है एंग्री। एंग्री के साथ में यदि मैं बात करता हूँ एट के बारे में या विद के बारे में यदि मैं बात करता हूँ, तो एंग्री एट का मतलब तो गाइस होता है समवन। एंग्री एट का मतलब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ समवन, और एंग्री विद का मतलब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ समथिंग। सो सॉरी, माफी चाहता हूँ। एंग्री एट का मतलब गाइस होता है समथिंग, और एंग्री विद का मतलब होता है समवन। देखना, एंग्री एट समथिंग से मेरा मतलब है किसी बात पर नाराज होना, किसी बात पर नाराज होना, और यहाँ समवन का मतलब किसी पर्सन से लिया गया है। तो कह रहा कि एंग्री विद का मतलब तो होता है किसी व्यक्ति पर नाराज होना, किसी व्यक्ति से नाराज होना। तो इसका मतलब कह रहा है एंग्री विद ए पर्सन। यदि सेंटेंस में आपको पर्सन दिखा रखा है तो हमें किसका यूज करना है, विद का यूज करना है। और सेंटेंस में यदि कोई रीजन आपको दे रखा है तो हमें किसका यूज करना है, एट का यूज करना है। अब देखना ये है कि इस वाले सेंटेंस में क्या दिखा रखा है। आपने कहा यहाँ किसका यूज करा है, माई सेल्फ का, जो किसको रिप्रेजेंट करेगा, किसी प्रकार के पर्सन को ये रिप्रेजेंट कर पा रहा है, किसी प्रकार के पर्सन को। और पर्सन का मतलब क्या है, समवन है, और समवन के लिए आप किसका यूज करते हैं, विद का यूज करते हैं। तो ऐसे में जो है एट जो है वो आराम से क्या हो जाएगा, यहाँ पर
एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ जो इंप्रूवमेंट में कौन आएगा वो आपको देखना है, तो इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। तो आप सी को हटा दो, क्या आएगा, आपने कहा विद आएगा, एक ऑप्शन में विद आपको दिखा रखा है, बाकी ऑप्शन आराम से क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट। सो गाइस आपने कहा बिफोर वॉल जो है वो आपका सही आंसर माना जाएगा। मैं फिर से बता देता हूँ, रिपीट माई सेंटेंस। मैंने कहा एंग्री एट का मतलब होता है समथिंग, किसी बात पर नाराज होना। उसके बाद में कह रहा है कि एंग्री विद का मतलब होता है एंग्री विद ए पर्सन, किसी पर्सन से नाराज होना जो होता है। आगे वाले क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं बेटा, देखिएगा, बना के देखो एक बार इस क्वेश्चन को। बड़ा ही खूबसूरत क्वेश्चन दिखा रखा है, SSC 10+2 एग्जाम 2015 में इसको पूछा गया है। बड़ा ही खूबसूरत है, एक बार बना के देखिएगा आप खुद से। मेरे ख्याल से इसका आंसर फाइंड आउट कर लिया होगा आपने। देखना बेटा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, आई एम रियली सॉरी बट आई हैवंट गॉट मच मनी माई सेल्फ। देखना सबसे पहले ये है कि हमें ये सेंटेंस की प्रॉपर्टी जो दे रखी है वो सही है या गलत है, यानी कि इंप्रूवमेंट की आपको आवश्यकता है या नहीं है। हम यहाँ पर इंप्रूवमेंट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। देखना ग्रामेटिकल सेक्शन क्या कहता है इसके बारे में, कह रहा है आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी। यहाँ तक मेरा एग्जाम्पल जो है ना वो सही जा रहा है। उसके बाद में कह रहा है बट आई हैवंट, आई सब्जेक्ट दिखा के इसके लिए मैं हैव का यूज कर सकता हूँ। नेगेटिव मीनिंग के लिए आपने किसका यूज किया है, नोट का। और गॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म में हैव के साथ में थर्ड फॉर्म का आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। यानी कि हैव के साथ में गॉट दे रहा है वो अपने आप में क्या है, सही है। कह रहा मच मनी का यूज हुआ है वो भी सही है। आगे माय साथ दिखा रखा ये भी अपने आप में प्रॉपर्टी क्या है, सही है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हुआ है। यानी कि बात ये होगी कि जो एग्जांपल दिया गया ना उसमें ग्रामेटिकली कोई भी कंसेप्ट में एरर नहीं है। अगर मेरे किसी भी कंसेप्ट में एरर नहीं है बेटा यहाँ पर, तो इंप्रूवमेंट तो मैं कर नहीं पा रहा हूँ, यानी कि ऑप्शन ए जो है मैं इसको एलिमिनेट नहीं कर पा रहा हूँ। इनमें से कोई ऑप्शन यदि इंप्रूवमेंट में आ सकता है इन तीन में से, तो हम देखेंगे। चॉइस बी क्या कह रही है, देखिएगा, कह रहा आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम्पल सही है। बट आई नोट हैव, देखना हैव से पहले वो किसका यूज कर रहा है, नोट का। यानी कि हेल्पिंग वर्ब से पहले किसका यूज, वर्ब से पहले किसका यूज, नोट का होगा क्या, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो आपने कहा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आराम से एलिमिनेट हो जाएगा, कोई समस्या ही नहीं है। उसके बाद में सीख रहा है आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। कह रहा आई के लिए हैव भी क्या अपने आप में विजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यार लेस के साथ में जो ER दे रहा है ना, ये गलत है, ये बात गलत है। कैसे देखिएगा, अगर मैं बात करता हूं किसी एडजेक्टिव की, तो मैंने कहा जैसे कोई एडजेक्टिव है लिटिल, ये बेटा कोई एडजेक्टिव है लिटिल। अगर इसकी कंपैरेटिव डिग्री की मैं बात करता हूं तो लेस है, और पॉजिटिव सुपरलेटिव डिग्री की मैं बात करता हूं तो वो लिस्ट है। देखना लिटिल पॉजिटिव डिग्री में मैंने यूज किया है, लेस कंपैरेटिव है, और लिस्ट क्या है, सुपरलेटिव है। अब आप पहले से पता लगा पा रहे हैं कि यहाँ लेस जो है पहले से ही कंपैरेटिव है। जब पहले से ही कंपैरेटिव है तो दोबारा इसके साथ में ER जैसे शब्दों का यूज होगा क्या, नहीं होगा ना। यानी कि एडजेक्टिव की क्लास में मैंने शायद आपको बताया था कि जहां भी आपको कंपैरेटिव वर्ड आपको पहले से मिल रहे होते हैं, उन शब्दों के साथ में कभी भी है कंपैरेटिव वर्ड का यानी ER जैसे शब्दों का यूज बिल्कुल भी नहीं करना होता है। तो बेटा लेस में कभी भी है ER का यूज नहीं होगा। ऐसे में ऑप्शन सी जो है उसको भी आप आराम से क्या कर दो, एलिमिनेट कर दो। उसके बाद में ऑप्शन डी देखिएगा, चॉइस डी क्या है, कह रहा आई एम रियली सॉरी, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बट भी सही है, आई के लिए है भी विजिबल है। कह रहा वेरी फ्यू, देखना फ्यू पहले से क्या है, नेगेटिव वर्ड है, दोबारा किसका यूज किया है, वेरी का यूज किया, पॉसिबल ही नहीं है। आपने कहा ऑप्शन डी भी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, आपने कहा ए फॉर एप्पल जो इसका सही आंसर। यानी कि मुझे कोई इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता ही नहीं है। जो सेंटेंस में गिवन है वो प्रॉपर्टी बेहतरीन प्रॉपर्टी है जो ऑप्शन में फिट नहीं हो पाएगी। ऑप्शन जो ऑप्शन दिखा के इनमें ये ऑप्शन कहीं भी यहाँ फिट नहीं हो पाएंगे। ऐसे में ए जो है वही आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। आगे वाले क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं, देखिएगा 7th क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा, कह रहा है फ्रॉम टाइम टू टाइम देयर हैव बीन रिपोर्ट्स ऑफ हाउ चिल्ड्रन had tried to imitate their favorite hero and landed in trouble। यानी ये क्वेश्चन IPS एग्जाम 2011 में आपसे पूछा गया। बड़ा ही खूबसूरत सवाल है, एक बार आप खुद बना के देखो इस क्वेश्चन को कि बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं। अगर ग्रामेटिकली कंसेप्ट आपके खूबसूरत होते ना बेटा, तो देखते ही आप कह देते सर इसका आंसर क्या होगा। देखो बनाओ, देखें एक बार, इसका आंसर जो है वो मेंशन करो फटाफट कमेंट बॉक्स में। देखो बेटा क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा फ्रॉम टाइम टू टाइम। देखना एक फ्रेज यहां पर दिखा रखी है, आपको देखने को मिल रही है टाइम टू टाइम।
इस बात को समझना। टाइम टू टाइम का मतलब जो है वो क्या है क्या नहीं है वो समझिएगा। समय पर समय की बात हो रही है। जैसे मान लो हम लोग जो है किसी डॉक्टर के पास में जाते हैं। अब जब डॉक्टर के पास में जाते हैं तो डॉक्टर जो है हमें कुछ मेडिसिन देता है, साथ में गाइडेंस क्या देता है कि बेटा समय समय पर जो है टाइम टू टाइम जो है ये डोज आपको है यूज करने हैं। टाइम टू टाइम से मेरा मतलब है समय समय पर। जैसे एक बार आप मेडिसिन का यूज करें 10 बजे, एक बार कितने बजे यूज करें 1 बजे, एक बार कब यूज करें नाइट में आप यूज करें, मतलब कि एक ड्यूरेशन की बात हो रही है। तो टाइम टू टाइम जो है ये हमेशा समय के ड्यूरेशन की बात करता है। बेटा किसकी बात करता है? समय के ड्यूरेशन की बात करता है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात देखना, अगर मैं एग्जांपल में कोई भी पास्ट की वर्ब का यूज करता हूं, जैसे वाज का यूज करता हूं या फिर मैं वर का यूज करता हूं या फिर मैं हैड का यूज करता हूं, इस प्रकार की कोई भी पास्ट की वर्ब यूज करता हूं, तो ये सारी वर्ब जो है वो तो एक ही समय के बारे में बताएंगी ना, एक ही समय के बारे में आपको बताएंगे। जबकि सेंटेंस में क्या कह रहा है? टाइम टू टाइम दिखा रखा, मतलब ड्यूरेशन दे रहा है। अगर मैं पास्ट की कोई भी वर्ब यहाँ पर यूज करता हूँ, हैव बीन की जगह अगर मैं कोई भी पास्ट की वर्ब यूज करता हूँ, इसका मतलब वो एक ही समय के लिए यूज होंगी। जबकि यहाँ प्रॉपर्टी क्या है? ड्यूरेशन की कह रहा है, टाइम टू टाइम। इसका मतलब मेरे एग्जाम्पल में पास्ट की कोई वर्ब नहीं आएगी। तो जितने भी ऑप्शन आपके सिस्टम पर दे रखे हैं उनमें से कोई पास्ट की दी प्रॉपर्टी है तो आप उसको तो आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं। देखते हैं कोई है क्या। ऑप्शन बी यानी चॉइस बी जो है वो पास्ट की प्रॉपर्टी है तो आप इसको एलिमिनेट कर दो। ऑप्शन डी या चॉइस डी जो है वो भी पास्ट की प्रॉपर्टी है तो आप इसको भी क्या कर दो? एलिमिनेट कर दो। यानी कि 2 ऑप्शन आपने आसानी से क्या कर दिए हैं? एलिमिनेट कर दिए बेटा। अब देखना है कि ऑप्शन में कौन सा जो है ऑप्शन फिट होगा। यहाँ क्वेश्चन में ए होगा, सी होगा या ई होगा। सी को देखना कर ऑप्टन रिपोर्टिंग का यूज करा है तो ऑप्टन रिपोर्टिंग तो यहाँ फिट ही नहीं होगा क्योंकि हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना जरूरी हो गया है। ऐसे में जो है सी ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि देयर के बाद में हेल्पिंग वर्ब देयर आर का आप यूज करेंगे या देयर हैव का यूज करेंगे तो देयर के बाद में हेल्पिंग वर्ब का आना जरूरी हो गया। यहाँ नहीं दे रखा है तो आपने सी को भी क्या कर दिया? एलिमिनेट कर दिया। यानी कि या तो मेरा आंसर ए होगा या फिर मेरा आंसर क्या होगा? नो करेक्शन रिक्वायर्ड होगा। अब बेटा देखना, हैज बीन रिपोर्ट दिखा रखा ऑप्शन फर्स्ट में, हैज बीन रिपोर्ट विजिबली नहीं है क्योंकि देखना हैज बीन का यदि यूज होता है तो सब्जेक्ट तो हमें प्लूरल दिखा रखा है। जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव आएगा ना, हैज नहीं आएगा। ऐसे में ऑप्शन ए भी क्या हो जाएगा? एलिमेंट हो जाएगा। तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट? तो ई इज द करेक्ट आंसर। इज एवरीथिंग ओके बेटा? आगे देखिएगा बेटा, देखना गाइस आगे वाली प्रॉपर्टी क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 देखना है। कह रहा है द मोर दे अर्न मोर दे स्पेंड। CGL 2016 में इस क्वेश्चन को पूछा गया। प्री लेवल का क्वेश्चन आपको दिखा रखा है और बड़ा ही खूबसूरत क्वेश्चन आपको दिखा रखा है। एक बार बना के देखिएगा। देखना गाइस प्रॉपर्टी क्या है क्या नहीं है समझिएगा। द मोर दे अर्न की बात कर रहा है। देखना क्वेश्चन में आपको बताता हूं यहां पर बंदा किसका यूज कर रहा है? मोर का यूज कर रहा है। मोर फटती ही आपके दिमाग में एक कंसेप्ट तो क्लियर हो गया होगा कि ये कंपैरेटिव की बात कर रहा है। यानी कंपैरेटिव वर्ड दिखा का मतलब कहीं ना कहीं कंपैरिजन तो जरूर है सेंटेंस में। और आप कंपैरिजन का नाम जानते ही समझ जाते हैं कि कंपैरिजन हमेशा समान चीजों में होता है, असमान चीजों में नहीं होता है। कंपैरिजन हमेशा समान चीजों में होता है, असमान चीजों में नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल देखना, मान लेते हैं मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूं। एग्जाम्पल क्या है वो देखिएगा। जैसे मेरे सेंटेंस में कहा सी इज बेटर देन हर। मान लेते हैं कोई एग्जाम्पल दिखा रखा है। मैंने आपसे पूछा कि ग्रामेटिकली ये कंसेप्ट है, ये सही है कि गलत है? तो आपने कहा सर ये गलत दिखा रखा है। ग्रामेटिकली ये कंसेप्ट क्या है? गलत है। रीजन देखिएगा, क्योंकि बेटर देन आने का मतलब हो गया है कि ये कंपैरेटिव है। क्या है ये? कंपैरेटिव है, यानी कंपैरिजन दिखा रखा है। और हाल ही में मैंने आपसे कहा है कि कंपैरेटिव जो होता है वो हमेशा समान चीज़ों में तुलना करता है, असमान चीज़ों में नहीं। यानी कि बेटर देन से पहले वो किसका यूज करा? सी का, जो क्या है? सब्जेक्ट है। जबकि बेटर देन के बाद वो किसका यूज करा? हर का, जो क्या है? ऑब्जेक्ट है। यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में तुलना कर रहा है, पॉसिबल ही नहीं है। यानी 2 सब्जेक्ट के बीच में क्या होगी? तुलना होगी। ऐसे में आप हर की जगह किसका यूज करेंगे? सी का यूज करेंगे। तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट? तो आपने कहा सी इज बेटर देन सी। ये एग्जाम्पल आपका सी होगा। अब देखना इस वाले क्वेश्चन में भी तो प्रॉपर्टी ही दिखा रखी है ना बेटा। देखो क्या है इस वाले में, कंसेप्ट को समझना। कंसेप्ट क्या दिखा रखा है? सबसे पहले वो किसका यूज कर रहा है? द का यूज कर रहा है। उसके बाद में आपको कंपैरेटिव एडजेक्टिव दे रहा है। क्या दे रहा है? कंपैरेटिव एडजेक्टिव आपको देके जा रहा है। वो ये देखो मोर का यूज कर रहा है, कंपैरेटिव एडजेक्टिव आपको दे रहा है। ये कंपैरेटिव एडजेक्टिव आपका है।
उसके बाद में कह रहा है दे अर्न, यानी कि कोई ना कोई क्लॉज जो है आपको दे रहा है, कोई ना कोई क्लॉज जो है आपको दे रहा है। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी आपको दिखा रखी है, तो ये वाली प्रॉपर्टी तो बाद में आएगी ना, यानी कि यहाँ ये वाली प्रॉपर्टी है तो इसका मतलब ये भी प्रॉपर्टी यही होनी चाहिए, यानी कि इसको कौन सी प्रॉपर्टी में होना चाहिए, इसी प्रॉपर्टी में होना चाहिए। देखते हैं कि नहीं है। पहला ऑप्शन देखना, ये जो दिया उसमें है क्या, नहीं है, तो इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, ऐसे में डी को तो हटा दो। ऑप्शन ए में देखना, द मोर दिस अर्न, ये प्रॉपर्टी दिखा रही है, लेकिन ये जो कंसेप्ट दिख रहा है द मोर, उसके बाद में कह रहा है दे स्पेंड, यानी कि ये वाली प्रॉपर्टी आपको दे रखी है। हो सकता है आंसर आपका ए हो जाए। लेकिन बी में देखना, बी में कह रहा मोर दे अर्न द मोर, यानी कि गलत दिखा रखा है। ऑप्शन बी आराम से एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन सी में भी नहीं दे रखी है, तो ऑप्शन सी भी जो एलिमिनेट हो गया। तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, तो आपने कहा ए फॉर एप्पल जो है वो आपका सही आंसर होगा। तो यहाँ ए जो होगा, रीजन इसका ये होगा कि कंपेरिजन दिखा रखा है तो समान चीज़ों में होगा। तो यहाँ द का यूज हुआ है, मोर आया, उसके बाद में कोई क्लोज दिखा रखा है तो यहाँ भी द आएगा, उसके बाद में कंपेरेटिव एडजेक्टिव आएगा और फिर कोई क्लोज आपका आएगा। तो यहाँ देखो बेटा द ये रहा आपके सामने, उसके बाद में कंपेरेटिव एडजेक्टिव आपका ये दिखा रखा है, उसके बाद में क्लोज जो आपका ये दिखा रखा है, इसी ऑप्शन में आपको दे रखा था। ऐसे में आपका सही आंसर ये हो गया है। क्लियर है। आगे वाले क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। देखिएगा 9th नंबर क्वेश्चन देखना एक बार, बड़ा खूबसूरत सवाल आपके सिस्टम पर दे रखा है। CGL 2016 में इसको पूछा गया प्रीवियस लेवल पर, एक बार बना के देखो खुद से। शायद आंसर आपको मिल भी रहा होगा। देखो बेटा क्या है, वो क्या बेस्ट क्वेश्चन इसको दिखा रखा है। क्वेश्चन कह रहा है एन एजुकेशन इन हैंडिंग मनी वुड इम्प्लाई द एबिलिटी टू ओवरसी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ आवर स्पेंडिंग और आवर बोरोइंग। अब देखना सेंटेंस में क्या कह रहा है कि एक प्रॉपर्टी यहां पर दिखा रखी है ओवरसी। ओवरसी जो सेंटेंस में दे रखा है, ये फ्रेज आपको सही लग रही है कि नहीं लग रही है आपको बताना होता है। देखना ओवरसी का मतलब जो होता है, हिंदी मीनिंग में इसका बता देता हूं। तो बेटा ये तो होता है निरीक्षण करना। क्या होता है, निरीक्षण करना है, इसका हिंदी मीनिंग होता है निरीक्षण करना। उसके बाद देखो ऑप्शन फर्स्ट जो दिखा रखा है 4C का मतलब होता है दूरदर्शिता, दूरदर्शिता। या फिर सिंपल भाषा में यदि मैं बात करता हूं तो इसका मीनिंग होता है सर पूर्वानुमान लगाना, पूर्वानुमान लगाना, यानी कि पहले से ही मालूम होना है, पहले से ही पता लगा लेना जो होता है। ओवरलुक का मतलब होता है चीज़ों को अनदेखा कर देना होता है, अनदेखा करना, अनदेखा करना। अब देखना अगर मैं इसको ऑप्शन की बात करता हूं तो देखिए क्या मैं इसको ऑप्शन को एलिमिनेट कर पा रहा हूं, यानी कि यहां से जो इंप्रूवमेंट मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो आप आराम से इंप्रूवमेंट करेंगे कि ओवरसी यहां पर वैलिड नहीं है सेंटेंस के मीनिंग के अकॉर्डिंग। वो कह रहा है एजुकेशन सिस्टम में जो हैंडिंग मनी जो है इसका पूर्वानुमान किस प्रकार उसने लगाया है, इसका मतलब जो है ओवरसी तो नहीं आएगा, यानी इंप्रूवमेंट तो आपको करना पड़ेगा। ऐसे में डी तो हट गया है। अनुमान लगाने की दूरदर्शिता की बात वो कर रहा है तो 4C जो है आ सकता है। और लोग यहाँ सेंटेंस में फिट नहीं होगा तो आप इसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं, और वैल्यू भी फिट नहीं हो रहा तो एलिमिनेट कर सकते हैं आराम से। द करेक्ट आंसर इज व्हाट, तो आपने कहा ए फॉर एप्पल जो है वो इसका सही आंसर हो सकता है, जो विजिबल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं बेटा, देखिएगा गाइस। देखना 10 नंबर जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, इस क्वेश्चन को जो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र क्लरिकल एग्जाम 2007 में इसको पूछा गया। अब इसका आंसर क्या होगा क्या नहीं होगा ये आपको फाइंड आउट करने के लिए एग्जामिनर आपको बोल रहा है। देखिएगा, इट इज नाउ वेल नोन दैट द वर्ल्ड रिस्पॉन्स टू द एशियन सुनामी डिजास्टर विद एन आउटपोरिंग ऑफ जनरसिटी। ये एग्जाम्पल आपको दे रहा है और यहाँ अंडरलाइन की प्रॉपर्टी आपको दिखा रखी है वर्ल्ड रिस्पॉन्स। नॉलेज के लिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा रेस्पॉन्स जो है ना एक प्रकार की नाउन है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इसको। देखिएगा रेस्पॉन्स जो है एक प्रकार की नाउन है, मीनिंग होता है प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया। ठीक है। एक वर्ड और यूज करता हूं, देखिए गाइस, एक वर्ड होता है रेस्पॉन्ड जो अपने आप में एक वर्ब है और मीनिंग होता है प्रतिक्रिया देना, प्रतिक्रिया देना, ये इसका मीनिंग होता है। अब मेरी बात को ग्रामेटिकली समझना, देखना बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझना। इस क्वेश्चन के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते तो भी आराम से इस क्वेश्चन को बना पाएंगे, घबराने की कहीं भी आवश्यकता नहीं है। देखना यहाँ पर एक प्रॉपर्टी आपको दिखा रखी है द वर्ड। द वर्ड जो है इसको गाइज मैं क्या बोल सकता हूँ, सब्जेक्ट बोल सकता हूँ ना,
यानी कि दैट के बाद में क्या मिल रहा है आपको, सब्जेक्ट मिल रहा है। इसका मतलब सब्जेक्ट ही क्या है, नाउन है। जो भी सब्जेक्ट होता है वो सारा का सारा क्या होता है, नाउन ही तो होता है। तो आपने कहा सर ये नाउन है, यानी सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद में यहाँ हमें क्या चाहिए होती है, वर्ब चाहिए होती है। यहाँ हमें क्या चाहिए होती है, वर्ब चाहिए होती है। लेकिन रेस्पॉन्स जो है वो तो किसका काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है ना। रिस्पॉन्स तो किसका काम कर रहा है, नाउन का। जबकि हमें रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है, तो आपने कहा सर वर्ब की रिक्वायरमेंट है। तो रेस्पॉन्ड आ सकता है लेकिन रेस्पॉन्स का यूज नहीं होगा। ऐसे में आपने कहा कि यहाँ इंप्रूवमेंट आपको करना ही पड़ेगा, उसकी आपको रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे में ऑप्शन ई जो है ये क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो गया ना आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। इज एवरीथिंग ओके। उसके बाद में देखना 4 चॉइस आपके सिस्टम पर और दे रखी हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इनमें से जो है इंप्रूवमेंट आपको करना है। तो इंप्रूवमेंट में मुझे किसकी आवश्यकता है, कह रहा है इसको वर्ब बना दो, आंसर हो जाएगा। बस यही तो है ना। देखो पहले जो ऑप्शन दिखा रखा, फर्स्ट जो ऑप्शन दिखा रखा, उसमें रेस्पॉन्स जो है उसको वर्ब के सेंस में यूज किया है कि नहीं किया है। तो आपने कहा सर रेस्पोंडेड दिखा रखा है, पास्ट की वर्ब दिखा के सेकंड फॉर्म वर्ब के सेंस में दिया है। ऑप्शन में आ सकता है, गलत तो नहीं है, यानी ऑप्शन आप इसको एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। बाद में देखेंगे यानी कि आंसर होगा कि नहीं होगा, लेकिन मैं इसको एलिमिनेट नहीं कर पाऊंगा। सेकंड ऑप्शन देखना है बेटा, करा वर्ड्स रेस्पॉन्स का यूज करा, वर्ड्स, उसके बाद में रेस्पॉन्स, फिर नाउन दिखा रखा है जबकि पहले ही नाउन दे रखी है। ऐसे में ऑप्शन बी आराम से एलिमिनेट हो गया ना। ऑप्शन सी देख लो, वर्ड हैड रेस्पॉन्ड का यूज कर रहा है, रेस्पॉन्स से पहले आर्टिकल आने का मतलब फिर ये क्या बन गया है, नाउन बन गया है। तो ऐसे में आपने कहा सी बी क्या हो गया है, एलिमिनेट हो गया है ना। उसके बाद में क्या वर्ड रेस्पॉन्डिंग का यूज कर रहा है, रेस्पॉन्ड के साथ में आईएनजी आने का मतलब फिर से नाउन का काम कर रहा है। ऐसे में ऑप्शन डी जो है वो भी क्या हो गया है, एलिमिनेट हो गया है। तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, तो ए फॉर एप्पल जो है वो आपका सही आंसर है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। चीजें क्लियर है। आगे देखिएगा बेटा बात क्या है, 11th क्वेश्चन की ओर मूव ऑन होते हैं हम। देखिएगा यानी कि जितने ज़्यादा आप एग्जाम्पल बनाएंगे ना उतने ही ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद है बेटा। क्योंकि देखना एग्जाम्पल बनाने से कंसेप्ट अपने आप ही क्लियर होते जाएंगे। आपको ऐसे जील यदि क्रैक करना होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी होगी। बस एक ही चीज़ आपको याद रखनी है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। देखिएगा, क्रैक द प्रोडक्शन ऑफ द फैक्ट्रीज वेरियस डिपार्टमेंट्स हैड नॉट बीन सेटिस्फैक्टरी दिस ईयर। अब देखना नॉलेज के लिए मैं आपको ये कंसेप्ट बता देता हूँ। सबसे पहले वो प्रोडक्शन की बात करा, क्रैक द प्रोडक्शन यानी कि जो ये प्रॉपर्टी दे रखी है ना, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट दे रहा है। क्या दे रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट, जिसके लिए वो किसका यूज कर रहा है गाइस, हेड का यूज कर रहा है। यानी कि हेड तो एक न्यूट्रल वर्ब है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ में आ सकता है। यानी हेड विजिबल है, यहाँ तक तो हाल ही में तो विजिबल है। लेकिन थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखिएगा, कैन नॉट बीन सेटिस्फैक्टरी दिस ईयर। दिस ईयर आते ही मैं समझ गया कि सेंटेंस की प्रॉपर्टी सारी की सारी जा रही है ना, वो किस में जा रही है, प्रेजेंट में जा रही है। क्योंकि दिस ईयर इंडिकेटर किसका है, प्रेजेंट का। तो दिस ईयर फटते ही आपको पता क्या चला कि प्रॉपर्टी किसकी है, प्रेजेंट की। जबकि हेड तो किसका है, पास्ट का है, वैलिड ही नहीं है। आपने कहा सर इनवैलिड है। जब ये इनवैलिड है तो इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, आवश्यकता आपको। ऐसे में ई जो है ये एलिमिनेट हो गया है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इंप्रूवमेंट में आएगा क्या, तो आपने कहा प्रेजेंट की प्रॉपर्टी आ सकती है, पास्ट की कोई प्रॉपर्टी विजिबल नहीं है। तो जितने भी ऑप्शन आपके पास्ट के हैं उन सबको एलिमिनेट कर दो। तो देखिएगा बी ऑप्शन जो दिखा रखा है, चॉइस बी जो दिखा रखी है वो पास्ट की है कि नहीं है। आपने कहा सर है, तो आप बी को एलिमिनेट कर दो। सी ऑप्शन में देखना विल का यूज कर रहा है, वो किसकी प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, फ्यूचर की। तो आप इसको भी क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो। यानी कि आपके 3 ऑप्शन आराम से एलिमिनेट हो गए। या तो मेरा आंसर होगा ए या मेरा आंसर होगा डी, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपका फिट होगा। अब देखना ऑप्शन ए में वो किसका यूज कर रहा है, हैव का, जबकि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, जिसके लिए हैव विजिबल नहीं है। क्योंकि हैव के लिए आपको सब्जेक्ट को प्लूरल बनाना पड़ेगा। ऐसे में ऑप्शन ए जो है वो भी क्या हो गया है, एलिमिनेट हो गया है। तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, तो डी इज द करेक्ट आंसर। डी फॉर डॉग आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं भाई। देखना बेटा क्या कह रहा है, बिफोर आई मेट साक्षी आई हैड अ बैड ओपिनियन ऑफ हर। यानी कि CPO-SI 2017 में इस क्वेश्चन को पूछा गया। अब इस क्वेश्चन को जब पूछा गया तो अच्छे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को नहीं बना पाए। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन बड़ा टफ लेवल का, नहीं, बिल्कुल सिंपल सी भाषा में आपको मैं इस क्वेश्चन को बताता हूँ। तो देखो कैसे क्वेश्चन को बनाएंगे। सबसे पहले देखना कुछ इंडिकेटर मुझे यहाँ देखने को मिल रहे हैं। वो इंडिकेटर बेटा क्या है वो देखिएगा। सबसे पहले देखना यहाँ हैड का जो यूज कर रहा है बंदा, हैड, इसका अपना खुद का सब्जेक्ट है या नहीं है। आपने कहा बिल्कुल है सर। यानी कि हैड का अपना खुद का सब्जेक्ट दिखा रखा है आई। दूसरी बात देखना, यहाँ एक वर्ब और दिखा रखी है मैट, जिसका अपना खुद का सब्जेक्ट दिखा रखा है आई। यानी दोनों वर्ब का अपना अलग अलग सब्जेक्ट है। यानी मेरे एग्जाम्पल में कितने सेंटेंस हैं, 2।
अब दोनों प्रॉपर्टी को, यानी कि जो भी सेंटेंस दिखा रखा है उसमें कितनी प्रॉपर्टी है आपकी, 2 प्रॉपर्टी है। दोनों प्रॉपर्टी को जोड़ने का काम कौन करेगा, तो अपने का सीधी सी बात है बिफोर यहाँ क्या है, कंजंक्शन है। बिफोर यहाँ पर किसका काम कर रहा है, कंजंक्शन का काम कर रहा है। जब बिफोर बेटा कंजंक्शन का काम करेगा तो अपने साथ प्रॉपर्टी क्या बनाएगा, यही तो थी ना, मैंने यही तो बताया था टेंस में, बिफोर जब भी आएगा हमेशा अपने साथ में क्या लेकर आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और आगे या पीछे जो पेयर बनेगा वो किसका होगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। यहां मैं बोल के गया था आगे या पीछे। ये हमारी बात हुई थी टेंस की प्रॉपर्टी में, शायद आपको याद है तो। अब गाइस देखना, इस वाले कंसेप्ट को यहां अप्लाई करके देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन को फिर से समझना। सबसे पहले वो किसका यूज करा है, बिफोर का। बिफोर पढ़ते ही मेरे दिमाग में कंसेप्ट आ जाएगा और कंसेप्ट में अप्लाई करता हूं तो आपने कहा बिफोर के बाद में कौन सी फॉर्म होगी, सेकंड फॉर्म। गिवन है या नहीं है, आपने कहा बिल्कुल है। कह रहा है आगे या पीछे क्या बनेगा, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। इसका मतलब क्या हो गया है कि बिफोर से पहले कोई प्रॉपर्टी है क्या, आपने कहा सर नहीं है। नहीं होने का मतलब क्या हुआ कि इस वाली प्रॉपर्टी के बाद में क्या आएगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। है क्या, आपने कहा बिल्कुल है, क्योंकि देखिएगा पहला जो हेड है ना ये तो हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब का। और दूसरा हेड जो आपको दिया है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरह काम कर रहा है। और हमें क्या चाहिए, हेड प्लस थर्ड फॉर्म चाहिए, विजिबल है। इसका मतलब ये भी अपने आप में क्या है, सही है। अब इंप्रूवमेंट चाहता है तो देखना ग्रामेटिकल सेक्शन के अकॉर्डिंग तो आप ये कह रहे हैं कि सर ये सही दिखा रखा है। इंप्रूवमेंट में कोई इससे बेटर ऑप्शन है तो देख लेते हैं एक बार, समझिएगा। पहला ऑप्शन कह रहा है हैव हैड। बेटा देखना यहाँ मेट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी प्रॉपर्टी किसकी है, पास्ट की। तो यहाँ आने वाली प्रॉपर्टी भी किसकी होगी, पास्ट की। तो यहाँ हैव पास्ट का तो नहीं है ना, तो ऑप्शन ए तो जो है वो विजिबल ही नहीं है। तो आप इसको आराम से क्या कर दो, एलिमिनेट कर दो। उसके बाद देखना हेड, अगर मैं केवल हेड का यूज करता हूं तो ये हेड आते ही कौन सी फॉर्म बन जाएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म बन जाएगी। और सेकंड फॉर्म यहां बनती है, इससे पहले भी क्या दिखा रही है, सेकंड फॉर्म। तो मैंने कहा सेकंड फॉर्म के साथ में किसका यूज नहीं होगा, सेकंड फॉर्म का यूज नहीं होगा। ऐसे में ऑप्शन बी भी क्या है, एलिमिनेट है। उसके बाद में ऑप्शन सी जो है वो भी यहाँ पर विजिबल नहीं है, तो ऑप्शन सी भी आपने क्या कर दिया, हटा दिया, एलिमिनेट कर दिया। तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, तो आपने कहा नो इंप्रूवमेंट, डी फॉर डॉग द इज द करेक्ट आंसर। तो आपने कहा ये डी जो है ऑप्शन आपके फिट हो जाएगा यहाँ पर। तो सही दे रखा है, जो प्रॉपर्टी दी है वो सही है, हमें कोई भी इंप्रूवमेंट की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 को देखना गाइज। देखना 13 जो क्वेश्चन दिखा रखा है वो भी CPSI 2017 में आपसे पूछा गया। क्वेश्चन की प्रॉपर्टी क्या है उसको बारीकी से समझना, बेसिक लेवल पर समझना, बिल्कुल सिंपल शब्दों में। देखिएगा बताता हूं मैं आपको। क्वेश्चन कह रहा है नो सूनर ही हैड रिटर्न्ड होम देन हिज ग्रैंड पेरेंट्स फेल्ट हैप्पी। दो चीजें क्लियर करता हूं। देखिए सबसे पहली बात तो मैं आपको बताता हूं, जब हम कंजंक्शन पढ़ेंगे तो एक प्रॉपर्टी यहां क्लियर कर जाएंगे। जैसे देखिएगा आप पहले भी आप जानते होंगे शायद, जैसे मान लो मेरे फर्स्ट हाफ में जो है नॉट ओनली का यदि यूज होता है तो इसकी सही पेयरिंग क्या बनती है, बट आल्सो बनती है। आप सब जानते हैं ना, नॉट ओनली की सही पेयरिंग क्या बनती है, बट आल्सो। अगर मेरे फर्स्ट हाफ में बेटा यदि यूज होता है बोथ का तो बोथ की पेयरिंग किससे बनती है, एंड से बनती है। अगर मेरे फर्स्ट हाफ में यूज होता है बिटवीन का तो बिटवीन के साथ में पेयरिंग बेटा किसकी बनती है, एंड की बनती है। सो गाइज ऐसे ही मैं यदि कहता हूं कि नो सूनर यदि मेरे फर्स्ट हाफ में दे रखा होता है, नो सूनर यदि मेरे फर्स्ट हाफ में दे रखा है तो सेकंड हाफ में इसकी पेयरिंग किसकी होगी, देन। THAN की इसके साथ पेयरिंग होगी, लेकिन THEN का यूज इसके साथ में कभी भी नहीं होगा। ये कंसेप्ट हम पढ़ेंगे कंजंक्शन में। तो आपने कहा फर्स्ट हाफ में यदि नो सूनर है तो सेकंड हाफ में यहां पर THEN का यूज नहीं होगा। मतलब क्वेश्चन तो 100% क्या है, गलत है। इंप्रूवमेंट आपको करना ही पड़ेगा। पहला रीजन तो ये समझना। तो पहला कंसेप्ट तो आपका क्या बन जाएगा कि नो सूनर के साथ में पेयरिंग किसकी होगी, तो आपने कहा देन की होगी, THEN, EN की नहीं होगी। ये बात आपको समझ में आई होगी। दूसरा कंसेप्ट, सेकेंडली कंसेप्ट देखना बेटा क्या है वो देखिएगा, समझना। आगे चलकर एक चैप्टर कंसल्ट करेंगे हम एडवर्ब। एडवर्ब में एक प्रॉपर्टी हम पढ़कर जाएंगे इन्वर्जन की। एडवर्ब जो है उसमें एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम इन्वर्जन। तो सबसे पहले तो देखना इन्वर्जन होता क्या है। पहले तो ये समझना कि इन्वर्जन क्या होता है। यूँ समझ लो कि मान लो कि मैं यहाँ कोई सब्जेक्ट यूज कर रहा हूँ ही, और ही के लिए मैंने कोई हेल्पिंग वर्ब यूज कर दी है हैड। जब इन्वर्जन बनता है तो क्या होता है कि ये हेड जो है वो सब्जेक्ट की जगह आ जाता है, और ये सब्जेक्ट ही जो है वो किसकी जगह चला जाता है, हेल्पिंग वर्ब की जगह चला जाता है। ये प्रॉपर्टी जो बनती है ना वही आपकी क्या कहलाती है,
इन्वर्जन कहलाती है। मेरा कहने का मतलब क्या हो गया है कि जब कोई हेल्पिंग वर्ब, फिर से समझना, आई रिपीट माय सेंटेंस, मैंने कहा जब कोई हेल्पिंग वर्ब किसी प्रकार के सब्जेक्ट को यदि रिप्लेस करती है तो बनने वाली प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी? इन्वर्जन कहलाएगी। क्या कहलाएगी बेटा? इन्वर्जन कहलाएगी। अब सवाल ये बनता है कि सर इन्वर्जन तो समझ में आ गया कि इन्वर्जन ये होता है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि सेंटेंस में इन्वर्जन अप्लाई हुआ है? तो मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ कि कैसे पता चलेगा कि इन्वर्जन का यूज हुआ है या नहीं हुआ है। तो देखिएगा, अगर मेरे सेंटेंस की शुरुआत जो है वो कुछ शब्दों से करता है, जैसे हार्डली यदि मेरे सेंटेंस की शुरू में आ रहा है, या फिर स्कैर्सली यदि मेरे सेंटेंस के शुरू में आ रहा है, या फिर बंदा किसका यूज कर रहा है? नो सुनर का यूज कर रहा है, या फिर किसका यूज कर रहा है? नेवर का यूज कर रहा है, जस्ट का यूज कर रहा है, सम टाइम का यूज कर रहा है। इस प्रकार की कोई भी प्रॉपर्टी यदि वो एग्जाम्पल के शुरू में यूज कर रहा है ना, उस दिन गाइज आप ये बोल देना कि क्या बनेगा? इन्वर्जन बनेगा। क्या बनेगा? इन्वर्जन बनेगा। आपने कहा हार्डली, स्कैर्सली, नो सुनर, नेवर, जस्ट, सम टाइम, इस प्रकार के जो वर्ड आपको सेंटेंस के शुरू में, मेरे एग्जाम्पल के शुरू में देखने को मिलते हैं, तो इन्वर्जन बनेगा। इन्वर्जन बनने का मतलब हेल्पिंग वर्ब का, यानी कि इनके तुरंत बाद में क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। ये प्रॉपर्टी आपको बनानी होती है। अब जैसे ही मेरे सामने एग्जाम्पल आया तो उसमें आपको क्या दिखाई दिया? नो सुनर दिखाई दिया। नो सुनर आते ही तमाम तरीके के जो कंसेप्ट है ना वो क्लियर हो गए। मेरे कंसेप्ट में क्या आया कि नो सुनर आया, नो सुनर आते ही मैं समझ गया क्या बनेगा? इन्वर्जन। इन्वर्जन बनने का मतलब पहले तो हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं हुआ है। उसने क्या किया कि पहले सब्जेक्ट का यूज किया और बाद में किसका यूज किया? हेड का। तो आपने कहा ये भी प्रॉपर्टी क्या है? गलत है। एक तरीका तो कहने का, गलत कहने का ये था। दूसरा तरीका ये भी है, नो सुनर के साथ में THEN का यूज नहीं होगा। दूसरा तरीका ये भी है। दोनों ही तरीके से एग्जाम्पल क्या है? गलत है। ये दोनों सुधार जो है आपको, इंप्रूवमेंट जो है ना आपको करने हैं। देखिए कौन से ऑप्शन में फिट होते हैं। इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा तो नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन से क्या हो गया बेटा? एलिमिनेट हो गया। सो गाइस आगे देखना, ये तीन ऑप्शन आपके सिस्टम पर दे रखे हैं, ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी A, B और C। इन तीनों चॉइस में से कौन सी चॉइस आपकी वैलिड होगी वो आपको फाइंड आउट करनी है। देखिएगा, पहला ऑप्शन कह रहा है डिड, और डिड के साथ में कौन सी फॉर्म दिखा रखी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है, गलत नहीं है। और नो सुनर जो है उसके साथ में THAN भी आ सकता है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट जो है, चॉइस फर्स्ट है, वो विजिबल हो सकती है यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में, यानी इस वाले सेंटेंस में फिट हो सकती है, गलत तो नहीं है। एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। ऑप्शन बी में देखना, ऑप्शन बी जो है वो तो गलत है ना, क्योंकि नो सुनर शुरू में आते ही तो क्या बनेगा? इन्वर्जन, यानी हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट बाद में। जबकि ऑप्शन बी में ऐसा नहीं है, वो सब्जेक्ट का यूज पहले कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब का यूज क्या कर रहा है? बाद में कर रहा है। ऐसे में हेड यदि पहले होता ही बाद में होता तो मैं ऑप्शन के बारे में सोच सकता था। ऐसे में आपने कहा ऑप्शन बी आराम से क्या हो गया बेटा? एलिमिनेट हो गया। उसके बाद देखना, ऑप्शन सी में क्या कर रहा है कि वो ही का यूज तो बाद में कर रहा है, यानी सब्जेक्ट तो बाद में दे रहा है, हेल्पिंग वर्ब पहले दे रहा है, इन्वर्जन तो सही है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं वहन के बारे में, तो नो सुनर जो है उसके साथ में वहन का यूज नहीं होगा, क्योंकि नो सुनर के साथ में हाल ही में मैंने कहा, रिसेंटली आपको बताया था कि क्या आएगा? THA, यानी देन आएगा। ऐसे में ऑप्शन सी भी क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। तो बेटा द करेक्ट आंसर इज व्हाट? तो आपने कहा A4 इज द करेक्ट आंसर। आगे वाले क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं बेटा। देखिएगा, कोई भी डाउट यदि आपका है, कोई भी क्वेश्चन आपको कंसल्ट करना है तो कमेंट बॉक्स में आप इसको टाइप कर दीजिएगा। मैं विद इन 1 आवर में जो आपका अपना आंसर दे दूंगा, चाहे मैं कैसे भी दूं बेटा। 14 नंबर क्वेश्चन देखना, द बॉस हैज इंस्ट्रक्टेड ऑल ऑफ अस टू फिनिश द प्रोजेक्ट बाय टुमारो, इजंट इट। अब देखना, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ। देखिए, एक सेंटेंस को मैन्युफैक्चर करने के लिए या सेंटेंस को बनाने के लिए जो है ना, हमें 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। कौन कौन सी? एक तो हमें क्या चाहिए होता? सब्जेक्ट चाहिए होता, और एक हमें क्या चाहिए होती है? हेल्पिंग वर्ब। और बेटा एक चाहिए होती है हमें वर्ब, और एक चाहिए होता हमें ऑब्जेक्ट। आगे मैं यहाँ कोमा का यूज करूँ, लास्ट में जो मैं क्वेश्चन मार्क का यूज कर रहा हूँ। अब मेरी बात को समझना, मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो समझना। जिस भी एग्जाम्पल के एंड में, मैंने कहा जिस भी एग्जाम्पल के एंड में जो है आपको एक कोमा और क्वेश्चन मार्क देखने को मिल जाए ना, उस दिन समझना कि जो एग्जाम्पल दिया गया है ना वो किसका है? क्वेश्चन टैग का है। किसका है? क्वेश्चन टैग का। आई रिपीट माई सेंटेंस, आई सेड दैट, मैंने कहा बेटा कि जिस भी एग्जाम्पल के लास्ट में आपको एक कोमा और क्वेश्चन मार्क देखने को मिल जाए, उस दिन ये बोल देना सर सेंटेंस किसका है? क्वेश्चन टैग का। अब जब क्वेश्चन टैग का चैप्टर हम डिस्कस करते हैं तो मैं इसको यदि डिस्क्रिप्टिव की ओर लेके जा रहा हूँ तो बहुत सारे रूल्स मेरे यहाँ पर बनते हैं। लेकिन यदि मैं इसके कंसेप्ट की बात करता हूँ तो बेटा इसका एक ही कंसेप्ट होता है। वो क्या होता है वो देखिएगा, कि एक सेंटेंस को बनाने के लिए हमें 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक सब्जेक्ट, एक हेल्पिंग वर्ब, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट। जब मुझे इसका क्वेश्चन टैग बनाना होता है ना, तो करना क्या होता है कि जो ये सब्जेक्ट आपको दे रखा है,
ये जो सब्जेक्ट आपको दे रखा है, यही सब्जेक्ट हमें सेंटेंस के एंड में यहाँ पर यूज कर देना होता है। जो सब्जेक्ट दिया है वही सब्जेक्ट हमें यहाँ पर यूज करना है बेटा। जैसे यहाँ यदि ही का यूज हुआ है तो यहाँ भी वो किसका यूज करेगा, ही का यूज करेगा। यहाँ भी जो है वो किसका यूज करेगा, ही का यूज करेगा। और यहाँ यदि सी का यूज हुआ है तो यहाँ भी किसका यूज होगा, सी का यूज होगा। यहाँ यदि आई का यूज होगा तो यहाँ भी किसका यूज होगा, आई का। लेकिन एक बात का ख्याल रहे, ध्यान रहे आपको, अगर मैं यहाँ पर कोई भी जो है मेल नेम, जैसे मैं राम का यूज करता हूँ तो मुझे यहाँ राम नहीं लिखना है, जबकि राम का प्रोनाउन यूज करना होता है। तो राम का प्रोनाउन क्या बनेगा, ही बनेगा। सो गाइस फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने कहा ये सब्जेक्ट हमें यूज करना है, लेकिन क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हमेशा ही प्रोनाउन के केस में रहेगा। एक बात हमेशा के लिए याद रखना, क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा ही प्रोनाउन के केस में होता है। इसका राम का प्रोनाउन क्या हो जाएगा, सी, सॉरी ही। अगर मैं यहाँ पर सी का यूज करता हूँ तो सी का प्रोनाउन यहाँ क्या हो जाएगा, सॉरी, अगर जैसे मान लेते किसी का फीमेल नेम आपको यहाँ दे रखा होता है, जैसे सीता, यहाँ फीमेल नेम आपको दे दिया, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। अगर मान लो कोई नॉन लिविंग दिखा रखी है तो मैं उसको इट में यूज कर सकता हूँ, प्लूरल दिखा रखा है तो उसके लिए मैं दे का यूज कर सकता हूँ। तो देखिए आप क्वेश्चन टैग बनाते समय किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहले तो मैं कह रहा हूँ कि जो सब्जेक्ट मुझे यहाँ दिया है वही सब्जेक्ट मुझे यहाँ पर यूज करना है। उसके बाद में अगर ये हेल्पिंग और पॉजिटिव आपको दे रखी है तो इस सब्जेक्ट से पहले हमें इसको क्या बनाना है, नेगेटिव बनाना है। और ये हेल्पिंग अभी यदि आपको नेगेटिव दे रखी है तो इस सब्जेक्ट से पहले इसको क्या बनाना होता है, पॉजिटिव बनाना होता है। यानी कि सब्जेक्ट को हमें वही सब्जेक्ट यूज करना है, विद प्रोनाउन के केस में यूज करना है, पॉजिटिव हेल्पिंग को नेगेटिव बनाना, नेगेटिव को क्या बनाना, पॉजिटिव बनाना। बस यही कंसेप्ट होता है, इसके अलावा क्वेश्चन टैग का कोई भी कंसेप्ट नहीं होता है। देखिएगा कैसे, जैसे इस क्वेश्चन को मुझे बनाना है तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए इसका सही आंसर क्या विजिबल होगा वो देखिएगा। सबसे पहले तो देखना यहाँ का सब्जेक्ट क्या दिखा रखा है, द बॉस। द बॉस के लिए मुझे किसका यूज करना है, या तो मैं ही का यूज करूंगा या किसका यूज करूंगा, सी का। एक बार ऑप्शन पे देख लीजिएगा, कहीं भी ही नहीं है तो हमें किसको मानना है, सी को मानना है। यानी कि मेरा सब्जेक्ट यहाँ क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। तो देखना विजिबल जो आंसर है ना गाइस वो क्या होने वाला है वो देखिएगा एक बार तो। यानी कि यहाँ जो मेरा सब्जेक्ट बनेगा ना वो तो क्या बनेगा, सी बनेगा। क्लियर है गाइस। आगे देखिएगा, कह रहा कि हेल्पिंग ऑफ क्या दिखा रखी है, हैज दिखा रखी है, वो भी क्या है, पॉजिटिव है। जब हेल्पिंग ऑफ पॉजिटिव है तो क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट से पहले इसको नेगेटिव रखेंगे तो क्या हो जाएगा, हैजंट हो जाएगा ना। तो हैजंट सी जो है वो इसका सही क्वेश्चन टैग हो जाएगा। किस ऑप्शन में हैजंट सी, तो आपने कहा ऑप्शन फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में आपको दिखा रखा है, थर्ड में भी नहीं है और फोर्थ में भी नहीं है। तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, तो आपने कहा बी फॉर बोल जो आपका सही आंसर माना जाएगा। आराम से इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। क्लियर है गाइस। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, द फुटपाथ हैड बीन हाईजैक्ड बाय कंटेक ब्लू एंड ग्रीन बैरिकेड्स। हैड बीन हाईजैक्ड का यहाँ पर यूज कर रहा है, यहाँ इंप्रूवमेंट आपको करना है। इंप्रूवमेंट होगा कि नहीं होगा वो आपको बताना है। देखिएगा मैं स्थिति क्लियर करता हूँ। देखिएगा द फुटपाथ दिखा रखा है, आपका सब्जेक्ट है वो कौन सी फॉर्म में दिखा रखा है बेटा, सिंगुलर फॉर्म में दिखा रखा है। और सिंगुलर फॉर्म के लिए हैड विजिबल है या नहीं है, तो आपने कहा हैड तो एक न्यूट्रल वर्ब है जो सिंगुलर के साथ में भी विजिबल है तो प्लूरल के साथ में भी क्या है, विजिबल है। बीन प्लस थर्ड फॉर्म दिखा रखा है, ये भी विजिबल है क्योंकि सेंटेंस में किसका यूज हुआ है, बाई का। यानी सेंटेंस किस में चला गया, पैसिव में, और पैसिव में बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, विजिबल है। तो ये अपने आप में क्या है, सही है, गलत तो नहीं है ना। यानी जो दिया है उसमें कोई भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट बेकार नहीं है, गलत नहीं है। ऐसे में मैं कहूँगा कि इंप्रूवमेंट होगा कि नहीं होगा ये बाद में देखेंगे, लेकिन ऑप्शन डी को मैं एलिमिनेट नहीं कर पाऊंगा। इन तीन में से कोई इंप्रूवमेंट में होगा तो वो देखेंगे। जैसे ऑप्शन फर्स्ट को देखिएगा, चॉइस फर्स्ट को देखना, क्या करा है, हैव बीन हाईजैक्ड का यूज करा। देखिएगा हैव तो आने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि देखना द फुटपाथ यहाँ कौन सी नाउन है, सिंगुलर, जबकि तो प्लूरल वर्ब दिखा रखी है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब का विजिबल यूज करेंगे आप। तो ऐसे में ए जो है वो एलिमिनेट हो गया। उसके बाद में ऑप्शन बी तो विजिबल ही नहीं है। रीजन ये होता है कि अगर मैं हैज का एग्जांपल में यूज करता हूँ या हैव का यूज करता हूँ बेटा या हैड का यूज करता हूँ तो इनके साथ में बीन आ सकता है, लेकिन बीइंग का यूज नहीं होगा। ये तो किसका यूज कर रहा है, हैव के साथ में बीइंग का यूज कर रहा है, गलत है ना। जब गलत है तो ऑप्शन आप बी आराम से एलिमिनेट कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे देखना हैड बीन, हैड के साथ में बीन तो आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाईजैकिंग का यूज करें, आईएनजी कंटिन्यू फॉर्म में दिखा रखा है, जबकि सेंटेंस क्या है, पैसिव फॉर्म में, और पैसिव फॉर्म में हमेशा ही कौन सी फॉर्म का यूज होगा, थर्ड फॉर्म का। ऐसे में आप कहेंगे सी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, डी फॉर डॉग इज द करेक्ट
आंसर। सो गाइज इस प्रकार के कंसेप्ट का यदि आप यूज़ करते हैं तो बिना किसी समस्या के जो है आप इन क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत ही आपको नहीं होगी। मेरे ख्याल से चीज़ें आपकी बहुत क्लियर समझ में आई होंगी। आगे वाले क्वेश्चन की चर्चा जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास जब भी मेरी आएगी उनका वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।